नमस्कार, मैं हूं साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ के स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का फीता काटकर उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि परियोजना में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन के लिए कुमायूं यूनिवर्सिटी, उद्यान के लिए GB पंत यूनिवर्सिटी और साथ ही तकनीकी के लिए भी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ IIM काशीपुर काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान के स्थापना का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों की सोच में बदलाव लाकर प्रदेश को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और मुझे खुशी भी है कि इस संस्थान ने 13 सालों के दौरान निरंतर सफलता के पायदान चढ़े हैं। पता चलें कि खबर कानपुर से है, जहां पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो कि काशीपुर से हैं, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही आपको बताते चले कि विकास कार्यों को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई है। आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहां पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले सतह पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल कंज्यूमरिज्म है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर में एंटर करके और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपना लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई चेन, ब्रांडिंग और किस प्रकार कंज्यूमरिज्म नेटवर्क को जुड़ना पड़ेगा। तो वहीं कोटद्वार में पिछले कुछ दिनों से लालबत्ती चौक पर घंटाघर के निर्माण को लेकर चली आ रही राजनीति पर अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी भी बोली हैं और दिए गए एक बयान में विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि लालबत्ती चौक जो तीलू रौतेली चौक के नाम से जाना जाता है, वहां पर घंटाघर का निर्माण नहीं होगा, बल्कि यहां पर चौक तीलू रौतेली के नाम से भी जाना जाएगा और वहां पर उनका मूर्ति स्थापित भी की जाएगी। खबर कोटद्वार से है। घंटाघर के निर्माण को लेकर राजनीति लगातार बनी हुई है और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का बयान भी सामने आया है, जहां पर लालबत्ती चौक का नया नाम रखा गया, जिसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का बयान सामने आया। तीलू रौतेली चौक नाम रखा गया है, जिसके बाद में लगातार सियासत बनी हुई है। घंटाघर निर्माण को लेकर राजनीति भी लगातार बना हुआ है, जहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कोटद्वार से हैं, जहां पर नाम चेंज होने के बाद में बवाल मचा हुआ है। कोटद्वार में कुछ दिनों से एक चौक को लेकर बहुत कुछ बातें सोशल मीडिया में मैं पढ़ रही हूं और देख रही हूं। मैं सारे कोटद्वार वासियों को आश्वस्त कराना चाहूंगी, तिल्ली रौतेली चौक जो है वो वहां पर उन्हीं की मूर्ति स्थापित होगी अगर हमें जो हमारे NH है उसके माध्यम से परमिशन मिलेगी। पहला जो वहां पे जो मूर्ति स्थापित होगी वो तिल्लू रौतेली। बारिश के कारण उत्तराखंड में सड़कें टूटी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक किसी भी हालत में सड़कों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला से सड़कों को लेकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सवाल भी पूछा गया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि प्रशासन बहुत चुस्ती के साथ में सारी सड़कों पर जल्द बनाने का कार्य जो है वो पूरा भी करेगा। आपको बताते चलें कि सड़कों को बनाने का कार्य लगातार पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम धामी ने मरम्मत किए हैं और साथ ही लगातार बारिश के कारण सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर अब सीएम धामी ने मरम्मत का बात कही है और लगातार निर्देश भी दिए गए हैं कि सड़कों के निर्माण कार्य जो हैं वो तेजी गति से किए जाएं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बारिश के कारण सड़कें जो हैं वो काफी ज्यादा टूट गई थी, जल भराव हो गया था, जिसके बाद सड़कें काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई और जिसको लेकर सड़कों के पुनर्निर्माण की बात भी की गई और निर्देश भी दिए गए हैं। नहीं, अभी तो बारिश थमी है और मुझे लगता है कि इस सीजन में इतनी अधिक बारिश हुई, चाहे वो अपर जोन में हुई हो चाहे लोअर जोन में हुई हो, बारिश की लगातार उसके होने के कारण एक समस्या ये बनी रही। अब मुझे लगता है कि अब प्रशासन उसमें बहुत चुस्ती के साथ मुख्यमंत्री के इन आदेशों को धरती पर जमीन पर उतारने का काम कर रहा है और आने वाले हफ्ते में प्रदेश की सड़कों में एक बेहतर सुधार हमको मिलेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद और हिमाचल प्रदेश के शिमला जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ी हुई चाइनशील घाटी में जाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटक हिमाचल प्रदेश के रास्ते से जाते हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य से चाइनशील घाटी के लिए उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश तक मार्ग खोलने पर चर्चा की है। इस बात पर पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चाइनशील घाटी के लिए उत्तराखंड में मार्ग को खोला गया है और साथ ही जिसका इस्तेमाल जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग भी कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर कामरूप में भी बद्रीनाथ का पुराना मंदिर है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए भी श्रद्धालु इस मार्ग से दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। फैसला लिया है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यरत है। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री से भी मुलाकात की है और जिस दौरान तमाम तरह की बातें भी की गई। चाइनशील को जोड़ने वाली सड़क पर यहां पर बातचीत भी की गई है। आपको बताते चलें कि चाइनशील सड़क को जोड़ने की बात जो है वो की जा रही है और जिसको लेकर चर्चा भी लगातार बरकरार है। करके जॉइंटली काम करेंगे ताकि हिमाचल वालों को भी फायदा हो, उत्तराखंड वालों को फायदा हो। ये तो आपने जो चाइनशील की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन्नर कैलाश के अंदर खासकर जो किन्नौर जो इलाका है, सांगला जो इलाका है, वहां से देवता लोग जो हैं हमारे उत्तरकाशी आते हैं दर्शन करने के लिए। यमुनोत्री गंगोत्री आते हैं, वो पहाड़ी रास्ते से, बोग्यालों के रास्ते से निकलते हैं हर्षिल में। तो अब हम वो सारा मार्ग जो है पक्का बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा डिफेंस लाइन भी मजबूत हो जाए और उससे वहां के जो श्रद्धालु हैं जो बद्रीनाथ जी को मानते हैं, क्योंकि वहां कामरूप में भी बद्रीनाथ जी का बहुत पुराना मंदिर है, काफी मंदिर वहां पर है, तो बद्रीनाथ जी को भेंट चढ़ाने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री का दर्शन करने के लिए वहां से जो यात्री आते हैं उनका स्वागत होगा और मार्ग उनका सुरक्षित होगा, पक्का होगा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास काजुत का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 से सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग
नोड औली और उत्तराखंड में चल रहा है, जिसमें 120 जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमायूं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। भारतीय युवा सेना के साथ साथ सहायक सशस्त्र और सेवाओं के जवान भी इसमें भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत संयुक्त उप पारंपरिक संचालन आयोजित करने के दौरान हथियारों उपकरणों का प्रदर्शन और हथियारों का संचालन और उसके बाद में सैनिकों के लिए फायरिंग का भी आयोजन किया गया है। भारतीय दल के सैनिकों ने हथियार और उपकरण प्रदर्शन के दौरान कजाकिस्तान दल के सैनिकों के साथ में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा किया है। अभ्यास के दौरान परिचालन कार्य के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है, जिसमें हथियारों के गहन प्रशिक्षण सत्र और कई प्रकार के सामरिक फायरिंग का अभ्यास शामिल रहा है। औली में युद्धाभ्यास जो है वो लगातार जारी है और यहां पर लगातार जवानों को जागरूक किया जा रहा, ट्रेनिंग दी जा रही। कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। आपको बताते चलें कि कजाकिस्तान भारत का 30 सितंबर 2024 से अभ्यास जो है वो लगातार चल रहा है और यहां पर आपको बताते चलें कि भारत और कजाकिस्तान के जवानों ने मिलकर आतंकवाद को करारी चोट देने का अभ्यास किया है और यहां पर औली में दोनों देशों के सेनाओं के बीच में 30 सितंबर से संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्जन चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर औली के सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड शुक्रवार के जवानों ने हेलीकॉप्टर से दुश्मन इलाके में उतारने का अभ्यास भी किया है। काशीपुर कोतवाली पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की गई स्विफ्ट डिजायर कार बरामद करने में सफलता मिली है और साथ ही कोतवाली पुलिस के मुताबिक बीती 4 अक्टूबर को मधुबन नगर निवासी ने तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर की रात तक उसने अपनी कार अपने घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह देखा तो गाड़ी घर के बाहर नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और कार चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने भी बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार की छानबीन जारी है और हरिद्वार जनपद के बाजराबाद से भी कार बरामद कर ली गई है। पकड़े गए व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि कार की चोरी योगेश और उसके भाई ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आपको बताते चले कि शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला काशीपुर से है, जहां पर पुलिस लगातार कई तरह के अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और ये पूरा मामला काशीपुर से है, जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर पर शिकंजा भी कसा गया है और शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार वाहनों की चोरी को घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ भी जारी है। पूछताछ के दौरान कई और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए 29 सितंबर को मधुबन नगर काशीपुर में एक रात के समय देर रात को स्विफ्ट कार चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना हमें सुबह मिली थी। बाद में हमने सूचना को वेरीफाई करी थी। चूंकि कार चोरी का मामला था और ये काफी गंभीरता से इसको लिया गया था, तो इंस्पेक्टर काशीपुर साहब के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें जो हमारे कॉम्पिटेंट सब इंस्पेक्टर हैं और जो एसओजी की ज्वाइंट एक टीम बनाई। तो हमने बैक ट्रेसिंग और फ्रंट ट्रेसिंग करी, उसमें बहुत सारे टेक्निकल काम भी किए। तो सैकड़ों की संख्या में इसमें कम से कम कैमरे हमें देखने पड़े। तो जो हमें एक रूट मिला कि ये जो अभियुक्त गण थे जो कि यहाँ से कार चोरी करके ले गए हैं, ये मूलतः हरिद्वार से आए थे, लेकिन इन्होंने आने का रास्ता वाया मुरादाबाद और होकर के चुना था और जाते समय भी ये वाया
रामपुर मुरादाबाद होकर के दूसरे रास्ते से गए थे। हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया था, लेकिन लड़कों के अथक परिश्रम के बाद ये चीजें पता चल पाई कि ये जो चोरी की घटना में सम्मिलित थे ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। ये काफी हार्डकोर टाइप के लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी लगभग 2 महीने के अंदर 7-8 कारें चोरी करी हैं। इसमें इन्होंने 2 कार संभल से, 2 कार इन्होंने मुरादाबाद से, इसी तरीके से एक बिजनौर से। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड सरकार ड्रग फ्री देवभूमि की बात भले ही करती हो, लेकिन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बार फिर से 95 लाख की 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह ने भी बताया कि इन तस्करों में सबसे कम उम्र का तस्कर आजाद बताया जा रहा है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। उसकी उम्र 20 साल है। वहीं स्मैक सप्लाई करने वाला मुख्य अभियुक्त 35 साल का शहजाद है, जो कि लक्सर रहने वाला है और बरेली से राज्य के स्कूलों में और कॉलेजों में नशे की तस्करी करता था। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में जिस तरह से अवैध नशे की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, और उसे देखकर ये नहीं लगता कि उत्तराखंड अवैध नशे के गढ़ बनता जा रहा है। और साथ ही प्रदेश में इन दिनों लगातार स्मैक की, कोकीन की, गांजा की बरामदगी की जा रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आजाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है।
खबर हल्द्वानी से है, जहां पर रामलीला के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से पुलिस जो है वो पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी के कमलवा गंजा क्षेत्र के चल रहे रामलीला मंचन के दौरान चचेरे भाई ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया ये भी जा रहा कि संपत्ति विवाद को लेकर दोनों भाइयों में रंजिश थी और घटना के बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा और साथ ही एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया कि घटना की बारीकी से छानबीन की जा रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आज रामलीला का एक कार्यक्रम चला था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर गोली चलाई गई। उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है और गोली मारने वाले की नाम है, उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। सर कुछ जमीन बात बताया जा रहा है। देखिए उस संदर्भ में अभी ऐसे कोई चीज खुल के नहीं आई है, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उससे पता लगता है कि किस आधार पर क्यों मोटिव से गोली मारी। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम अमरीश नैनवाल है और जो हमलावर था वो भी इसका रिलेटिव ही है, दिनेश नैनवाल नाम बताया जा रहा है जिसका। और पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हमें उम्मीद है हम जल्दी से गिरफ्तार करें। ये है नैनवालपुर कमलावा जगह, जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है, वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए, वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी उमेश चंद नैनवाल को। जो इन्होंने गोली मारी वो दिनेश चंद नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही। और ये मारी है रामलीला में, कमलावा जगह रामलीला चली है वहीं मारी है। कोई पकड़ में आया नहीं? अभी नहीं आया, अभी तो भागा है, रिपोर्ट करा दी है। अब बाकी तो खोजबीन यही करेंगे पुलिस वाले, हमने बता दिया उनको। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचौड़ पहुंचे, जहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया है। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी की गई है, कई जगह पर उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा ये निर्देश भी दिए गए कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है, नियम कानून का उल्लंघन कर रही हैं, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसके अलावा जल्द ही सरकार एक सशक्त भू कानून लेकर आने वाली है। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से, सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे। हल्द्वानी में रिंग रोड को लेकर निर्माण विभाग ने लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। पीडब्ल्यूडी के हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में 4 फेज में बनने जा रही रिंग रोड का सर्वे किया गया है, जिसमें लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई हैं, जिसमें 181 आपत्ति दर्ज की गई। हो रहे विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 45 मीटर चौड़ाई वाली सड़क अब 30 मीटर की चौड़ाई के आधार पर बनाए जाने के बारे में विचार किया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देशों पर 5 अन्य विकल्पों का विचार हो रहा है। इन सभी विकल्प जो हैं वो सर्वे अगले 2 महीने से पूरा हो जाएगा। इसके बाद शासन स्तर पर रिंग रोड को लेकर कोई फैसला होगा। फिलहाल लोगों को रिंग रोड को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए।
हल्द्वानी रिंग रोड जो पेरिफेरल 4 लेन रिंग रोड का जनता की बेहद मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एक घोषणा करी थी। उस घोषणा के तहत हम लोगों ने 2017-18 में इसकी फिजिबिलिटी तैयार कर ली थी और एक अलाइनमेंट इसमें फिक्स था, सैंक्शन था। उसके सेक्टर 1 में जो लामा चौड़ से आरंभ होकर के गन्ना सेंटर तक था, इस पर जब हम लोग शासन के निर्देशों के अनुपालन में डिमार्केशन का काम कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट लाइन अप में है, पाइपलाइन में है, उसको सैंक्शन होना था, तो उसके लिए हमें एक इवैल्यूएशन करना था कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब हमें में इतना ही। नमस्कार।